हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का शांति निकेतन क्लासेस में स्वागत है। इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे वाटर इंजीनियरिंग मटेरियल फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये अप्लाइड केमिस्ट्री का जो है चैप्टर है, जिसमें जो है 2 चैप्टर का ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इस लेक्चर में हम लोग ये तीनों चैप्टर का एक साथ देखेंगे और स्टूडेंट्स इसमें जो हमने कराया है ऑब्जेक्टिव वो डायरेक्टली आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन अब मिलेगा ही, डेफिनेटली मिलेगा वहाँ पे क्वेश्चंस, ठीक है। जो पिछला 2 लेक्चर जो हो गया है एटॉमिक स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, वहाँ से एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस रहते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव तो आता ही है लेकिन सब्जेक्टिव का ज़्यादा चांसेस रहता है। और ये जो 3 चैप्टर है, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव अक्सर देखा गया है कि आपका ऑब्जेक्टिव इसमें थोड़ा ज़्यादा आपको मिलेगा, लगभग मतलब 50-60% जो है ऑब्जेक्टिव जो है आपको इस तीनों चैप्टर से देखने को मिलेगा। और जितना कराया है बताएं भी कि जितना आप क्वेश्चंस करा दिए हैं इसमें ऑब्जेक्टिव, वो डायरेक्ट आपके एग्जाम में दिखेगा, हूबहू वही दिखेगा, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल कि हाउ मच इम्पॉर्टेंट दिस लेक्चर, कि कितना इंपॉर्टेंट है लेक्चर ये तीनों चैप्टर के लिए। तो इसमें एक एक क्वेश्चंस देख लीजिए इसका जो है, और देखिएगा ये सेम क्वेश्चंस आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो आइए हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय व्हिच प्रोसेस। पहला क्वेश्चन पूछा कि टेम्पोररी हार्डनेस किस प्रोसेस से रिमूव करेंगे, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, अभी बोर्ड पर देख रहे होंगे आप, उसका आंसर जानते हैं, डेफिनेटली जानते भी होइएगा बहुत सारे क्वेश्चंस का, ठीक है। लेकिन एक्चुअली है क्या कि लास्ट मोमेंट पे जो ऑब्जेक्टिव का रिक्वायल जो होता है, आपको एक बार रिक्वायल भी हो जाएगा पीछे का, कभी आप भूले होंगे तो रिक्वायल हो जाएगा, और साथ में आप पीछे लेक्चर देखे होइएगा तो आपको आइडिया होगा कि जब भी आंसर जो है हम देते हैं तो उससे रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है उसके बारे में भी साइड में डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप जानते हैं उसको टिक मार्क करते जाइए, और फिर उस पॉइंट्स पे जितना हमने एक्स्ट्रा जो साइड में कराते हैं उसको भी साथ में लिखते रहिएगा, ठीक है। तो ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। बोलते हैं ना लास्ट बट नॉट द लिस्ट, तो तीनों चैप्टर का कॉम्बिनेशन है। इस टेम्पोररी हार्डनेस क्वेश्चन हम लोग रिमूव करते हैं। पहला ऑप्शन फिल्ट्रेशन, दूसरा बॉइलिंग, तीसरा स्टेरिलाइजेशन और चौथा सेडिमेंटेशन। तो सबसे बेस्ट वे है टेम्पोररी हार्डनेस को रिमूव करने का ऑप्शन वो बॉइलिंग, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। आप बॉइलिंग कर दीजिए, टेम्पोररी हार्डनेस रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझते चलना है इस तरीके से। लेकिन हाँ, परमानेंट हार्डनेस के लिए बहुत सारे अलग प्रोसेस होते हैं, तो टेम्पोररी के लिए समझ गए, ठीक है। पहले तो ये समझिए कि परमानेंट हार्डनेस, जैसे दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, परमानेंट हार्डनेस इन वाटर प्रेजेंस ड्यू टू, ठीक है। परमानेंट हार्डनेस किसके प्रेजेंस में होता है, तो ऑप्शन चेक करते हैं, आइए चेक करते हैं। सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ये भी बी में, सी में कैल्शियम क्लोराइड और डी में पोटासियम नाइट्रेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, कैल्शियम क्लोराइड। देखिए 3 चीज याद रखिए, ठीक है। अगर जो है कैल्शियम, जब भी जो है आपका परमानेंट हार्डनेस की बात आएगा तो वो कैल्शियम, ध्यान दीजिए, मैग्नीशियम, ठीक है, और आयरन, ये तीनों कैल्शियम मैग्नीशियम आयरन के साथ क्लोराइड का फॉर्म, राइट, और दूसरा सल्फेट, ये तीनों जो है एलिमेंट्स के साथ जो भी आयंस है इसके साथ क्लोराइड और सल्फेट का यदि फॉर्म्स है तो उस वाटर में जो है परमानेंट हार्डनेस प्रेजेंट है। तो देखिए ना यहाँ पे किसके साथ है, कैल्शियम क्लोराइड, तो इसीलिए ऑप्शन सी जो है इसका हम लोग का क्या हुआ है, करेक्ट आंसर हो गया है, ठीक है। तो क्या सीखे, कैल्शियम मैग्नीशियम और आयरन के साथ क्लोराइड और सल्फेट यदि मिला रहेगा तो वो परमानेंट हार्डनेस को शो करता है। अब बात आता है की, तो फिर टेम्पोररी हार्डनेस को कौन शो करता है, तो इसी कैल्शियम मैग्नीशियम, ये तो ऐसा शो कर गया परमानेंट हार्डनेस को, परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। और देखिए इसी का यदि अगर जो है बाइकार्बोनेट हो, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट नहीं है, बाइकार्बोनेट, अगर बाइकार्बोनेट इस तीनों का मिल जाए वाटर के साथ में तो ये शो करेगा कौन सा हार्डनेस, तो टेम्पोररी हार्डनेस, टेम्पोररी हार्डनेस, ठीक है।
तो इससे देखिए जो जानते हैं उनको तो रिक्वायर भी हो रहा होगा, रिविजन्स भी हो रहा होगा, जो नहीं जानते हैं सारे पॉइंट्स को लिख लेंगे। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि किस तरीके से शो करता है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। पहले देखिए, जैसे पहले वाटर का ले लिए हैं, फिर इंजीनियरिंग मटेरियल्स का ले लिए हैं, फिर उसके बाद जो है फ्यूल और लुब्रिकेंट्स का ऑब्जेक्टिव ले लिए। बीच बीच में हो सकता है मिक्स भी आपको मिल जाए, लेकिन जनरली सीक्वेंस वाइज में जो है आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए आई होप यू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 3, द यूनिट ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर इज। ठीक है, अब हार्डनेस ऑफ वाटर का यूनिट क्या है? ऑप्शन दिया है न्यूटन, बी में है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन इसका फुल फॉर्म होता है, डिग्री क्लार्क, और डी में ऑप्शन है जूल। तो देखिए यूनिट ऑफ हार्डनेस, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। देखिएगा हम आपको शुरू में ही बोले हैं कि इसमें का बहुत सारा क्वेश्चन जो है डायरेक्ट एग्जाम में दिखने को आपको मिलेगा। तो इसका ऑप्शन जो है बी जो है करेक्ट है, पीपीएम। हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, या यूनिट ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर इस तरीके से पूछ देगा तो उसको पीपीएम में बताते हैं। दूसरा एक और साइड में लिख लीजिए सेंस, यूनिट एक और यूनिट होता है हार्डनेस का, मतलब हार्डनेस का एक और यूनिट हो जाएगा, वो होता है सेंस mg पर लीटर। ठीक है, इसको भी लीजिए mg पर एल यानी mg पर लीटर। ठीक है, और 1 ppm जो होता है, 1 ppm ये इक्वल होता है 1 mg पर लीटर के। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आइए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, 4, द फुल फॉर्म ऑफ बीओडी। पढ़े होइएगा फुल फॉर्म ऑफ बीओडी क्या होता है? आइए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। बीओडी का फुल फॉर्म क्या होगा? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बी में ब्रिटिश ऑक्सीजन डिमांड, सी में ब्रिटिश ऑक्सीजन डिप्लेशन, ये डिप्लेशन है, डिप्लेशन इसको लिख देते हैं डिप्लेशन, और ऑप्शन डी है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो इसका एसेंस जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ध्यान रखना है बी से ही सब, देखिए सब में BO आ रहा है सब जगह, लेकिन ऑप्शन तो कोई एक ही है, करेक्ट आंसर तो कोई एक ही है, वो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, ये भी देखिए थोड़ा सा मिल रहा है ना बायोकेमिकल, तो ध्यान रखना है बायोकेमिकल नहीं होगा, जब भी होगा वो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। आई थिंक आप समझ रहे हैं इस क्वेश्चंस को। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे और भी क्वेश्चन इसमें ले लेंगे। जैसे आइए क्वेश्चन नंबर ये 5 पूछा, पढ़िए सेंस कि पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन की बात किया है कि पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क क्या होगा। तो पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क ऑप्शन ए में 8, बी में 7, सी में 4 और डी में 6.6। तो ऑप्शन जो है पीएच वैल्यू ऑफ जो मिल्क होता है वो है 6.6, यानी ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा देखिए ये 6.6 है ना, एक्चुअली एगो रेंज होता है इसका, बहुत सारे क्वेश्चन में रेंज दे देता है। तो एक्चुअली अगर मिल्क का जो होता है वो 6.5 टू 6.7 के बीच में होता है, वो साइड में हम लिख देंगे, वो इसके बीच में था 6.5 टू 6.7, लेकिन डायरेक्टली ऑप्शन में 6.6 है, तो इसी के बीच में आया है। तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया, यानी कि पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क आपको मिल गया। और भी पीएच वैल्यू का कुछ क्वेश्चन इसमें ऐड कर देंगे, 4-5 क्वेश्चन ऐड करेंगे, उसी में से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो वो आगे आएगा क्वेश्चन में। अभी के लिए बस लिख लीजिए ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर, और साइड में इस सब चीज को भी लिखा कीजिए। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक बार पूरा लिखिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट में। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाइम, और लाइम का ही दूसरा नाम ब्रैकेट में देखिए लिख दिए हैं क्विक लाइम, यानी केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाइम या क्विक लाइम इज। ठीक है, सेम क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन एक बार देखते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 7 भी है, इसमें थोड़ा सा लिटिल बिट कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन है सो आज क्लियर कर देंगे कि केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए सेलेक्ट लाइम। अब देखिए यहाँ पे क्विक लाइम है, यहाँ पे सेलेक्ट लाइम है, तो ध्यान रखिए सेन जो लाइम जो होता है, यानी कि उस लाइम को अगर जो है वो क्विक लाइम है तो उसका केमिकल फॉर्मूला या लाइम दे दे तो उसका ऑप्शन जो है सी जो है करेक्ट होगा। ठीक है, यानी कि CaO। ठीक है, ऑप्शन में क्या दिया है? CaCO3 भी है, CaCl2 भी है, CaO भी है, NaCl भी है, यानी कि लाइम
या क्विक लाइम का जो है केमिकल जो है फार्मूला जो होता है वो CaO है, और जो है केमिकल फार्मूला सेलेक्ट लाइम का रहे तो उसका जो है केमिकल फार्मूला क्या हो जाएगा CaOH का होल 2। ध्यान रखना है, जब भी सेलेक्ट लाइम का है ये वाली बात का है तो CaOH का होल 2, और क्विक लाइम की बात का है तो CaO हो जाएगा। ठीक है, अब इनका जो है केमिकल नेम भी होता है, जैसे CaO का केमिकल नेम बता देते हैं। CaO इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और CaOH का होल 2 का होता है कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। ठीक है, तो साथ में ये भी जान लेना है कि ऐसे पूछ दे कि ये सेलेक्ट लाइम या CaOH का जो है इसका जो केमिकल नेम क्या होता है, तो सेलेक्ट लाइम का पूछेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्विक लाइम का पूछेगा CaO तो उसका हम लोग बताएंगे कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये आई थिंक अब ये जो कन्फ्यूजन जो था एग्जाम में जो आता है ये अब आपका यहाँ से जो है दूर हो गया, और डेफिनेटली जो क्वेश्चन होगा ना तो इसी से रिलेटेड आपको जो है क्वेश्चन देगा। यहाँ ऑप्शन C में टिक मार देते हैं तो इससे डेफिनेटली ये क्वेश्चन देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सेट कर लीजिए माइंड में, और आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ है। कहा कि कैथोड रेज कंटेन्स डैश डैश पार्टिकल्स, यानी कैथोड रे कौन सा पार्टिकल कंटेन्स करेगा। ऐसे क्वेश्चन पूछा कैथोड रे कंटेन्स व्हिच पार्टिकल, ऐसे भी लिखा जाएगा। ऑप्शन ए में देखते हैं प्रोटॉन्स, बी में देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स, सी में देखते हैं न्यूट्रॉन्स, और डी में देखते हैं अल्फा पार्टिकल दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो करेक्ट जो कंटेन्स करता है वो इलेक्ट्रॉन करता है, यानी कि जो कैथोड रे होता है वो इलेक्ट्रॉन कंटेंस करता है। ठीक है, और इसी से रिलेटेड अगर हम आपसे क्वेश्चंस पूछे स्टूडेंट्स कि लाइट किस चीज का जो है कंटामिनेशन होता है, मतलब उसका वो किस चीज का क्या कंटेंस करता है लाइट, यानी किसका कंसिस्टेंट होता है लाइट, तो याद रखें लाइट जो होता है वो फोटॉन्स के मिलने से बना हुआ रहता है, यानी उसके जो टीनी पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल्स से जो मिला रहता है उसका नाम क्या है फोटॉन्स। उसका दूसरा नाम है एनर्जी पैकेट। ठीक है, दूसरा नाम यानी फोटॉन्स, फोटॉन्स समझिए, एनर्जी पैकेट समझिए, तीसरा नाम उसका होता है क्वांटा। ठीक है, तो लाइट जो कंसिस्ट करता है फोटॉन्स बोलिए, क्वांटा बोलिए, या एनर्जी पैकेट बोलिए। ठीक है, चौथे पे नहीं आएंगे तीसरा काफ़ी है ना, इतना सारा और का कौर खिला देंगे। ठीक है, पर ठीक है ध्यान रखें और कैथोड रे क्या कंटेंस करता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 भी हम लोग देख लिए उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कहा कि पीएच वैल्यू ऑफ लाइम वाटर इज। ठीक है, पिछले मिल्क देख लिए थे, अब लाइम वाटर का क्वेश्चन आ गया तो जो पीएच वैल्यू लाइम वाटर का होता है, ऑप्शन ए में दिया 8, बी में दिया 6, सी में दिया 12.4 और डी में क्या दिया 10। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12.4। अब देखिए ये पीएच जो वैल्यू देता है ना, अलग अलग बुक में आप देखिएगा तो ये एक रेंज होता है। अब मान लीजिए पीएच वैल्यू इसका 12 दे दे तो इसका 12 भी पीएच 12.0, तो 12.0 भी इसका पीएच वैल्यू करेक्ट है ना। ये भी अगर ऑप्शन में कोई एक रहेगा या तो 12.4 रहे या 12 रहे तो आप वहां पे उसको करेक्ट आंसर मार दीजिए। ठीक है, कोई एक ही रहेगा, तो एक रेंज होता है कि 12 से 12.4 के आसपास होता है। तो स्टैंडर्ड बुक में इस तरीके से दिया हुआ था तो हमने स्टैंडर्ड वहां पे देखे तो ये दे दिए, लेकिन एक रेंज ध्यान रखना है। ठीक है, तो आइए इससे रिलेटेड जो है तो थोड़ा सा कुछ और आपको हम पीएच वैल्यू बता देते हैं कि जैसे आइए कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे एप्पल का पीएच वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो एप्पल का जो पीएच वैल्यू होता है वो एसेंस होता है 3.5। करेक्ट है, 3.5। अब कहीं कहीं एसेंस मान लीजिए 3 दिया रहेगा तो आसपास रहता है एसेंस, तो कहीं 3 दिया रहे तो वो भी आपके लिए करेक्ट है। ठीक है, दूसरा देखते हैं एप्पल के बाद एसेंस टोमेटो, इसका जो पीएच वैल्यू होता है एसेंस वो 4 to 4.5। करेक्ट है। ठीक है, कहीं कहीं आप देखिएगा यही लिखा हुआ रहेगा 4.5। ठीक है, तो एक आपको रेंज पता चल गया कि टोमेटो का जो पीएच वैल्यू का रेंज होता है 4 to 4.5 के बीच होता है। तो रेंज भी ध्यान रखना है और वैल्यू भी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, फ्रेश वाटर ऐसे जो वाटर होता है उसका पीएच वैल्यू क्या होता है वाटर, इसका भी ध्यान रखें, इसका होता है 7।
ठीक है। पीएच वैल्यू ऑफ वाटर 7। एक और बता देते हैं सुन, ब्लड का, ये जितना बता रहे हैं ना ये काफी इंपॉर्टेंट है सुन। ब्लड ब्लड का पीएच वैल्यू क्या होता है, तो इसका रेंज याद रखिए 7.35 टू 7.45 के बीच होता है। ठीक है, ऑप्शन में कभी कभी ऐसे दे देगा 7.40, तो देखिए ना इसके बीच में ही तो है ये वैल्यू, यानी एग्जैक्ट जो करेक्ट वैल्यू जो है इसके रेंज का जो वैल्यू है वो ये है 7.35 से 7.45 के बीच होता है। ठीक है, तो वो भी दे तो ये भी करेक्ट है। तो ये हम लोग का इंपॉर्टेंट जो है, ये इंपॉर्टेंट आपको हम बता दिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पीएच वैल्यू से क्या हो सकता है कि जैसे पीएच वैल्यू अगर यदि मान लीजिए स्टूडेंट जो पीएच का जो वैल्यू है अगर वो 7 है, पीएच इक्वल्स टू मतलब ऐसे समझ लीजिए पीएच इज इक्वल्स टू 7 है, तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल इन नेचर, न्यूट्रल। ठीक है, पीएच का वैल्यू ग्रेटर देन 7 है तो इसको बोलते हैं बेसिक नेचर, बेसिक बोलते हैं बेस या बेसिक इन नेचर। ठीक है, और पीएच वैल्यू जो है लेस देन 7 है तो इसको क्या बोलेंगे, एसिडिक इन नेचर। ठीक है, ये हो गया सुन, ये करेक्ट है। ये भी तीनों जो है साथ में लिख दीजिए, ये तीनों तो इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है, तो आप समझ गए पीएच वैल्यू 7 का न्यूट्रल, ग्रेटर देन रहा है बेसिक इन नेचर यानी बेस, और पीएच वैल्यू लेस देन 7 रहा है तो एसिडिक इन नेचर। अब आपसे क्वेश्चन पूछ दे, बताइए ब्लड जो है वो एसिडिक नेचर का है कि बेसिक नेचर का है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। तो देखिए ना 7 से ब्लड का वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो ब्लड थोड़ा सा बेसिक नेचर का होता है। तो ये खुद ब खुद ये जो है माइंड सेट आपको इस तरीके से दिमाग लगाना है और बना लेना है। कहते हैं ना स्मार्ट होना बहुत जरूरी है, स्मार्टनेस लाना है। ठीक है, तो स्मार्टनेस कैसे आएगा, नॉलेज से। ठीक है, तो अब देखिए अब 7 से ज़्यादा रहा था, थोड़ा सा माइंड गेम में ही समझ गए कि अच्छा ये बेसिक इन नेचर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस वैल्यू को याद रखिए। आइए अब ये सब लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं 10 कहा डाइवर फॉर रेस्पिरेशन इन डीप सी विच मिक्सचर इज यूज। वो जो स्क्रू ड्राइवर नहीं होता है जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं गोताखोर, जो समुद्र के अंदर वगैरह जाता है कुछ खोज करने के लिए, कुछ पता लगाने के लिए, तो देखते हैं पीछे एक सिलेंडर लगा हुआ रहता है उसके जस्ट पीछे। ठीक है, तो उसमें पूछा कि उसमें कौन सा मिक्सचर जो है, जो डाइवर जो होता है जो है वो नीचे जाता है, उसमें कौन सा मिक्सचर होता है गैस का। तो ऑप्शन ए में दिया ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, बी में दिया ऑक्सीजन क्लोरीन, सी में दिया ऑक्सीजन हीलियम, और डी में है नन ऑफ दिस। तो वो जो मिक्सचर जो होता है स्टूडेंट्स वो ऑक्सीजन और हीलियम का होता है। किसका होता है स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन और हीलियम का। ठीक है, तो याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, और हाँ इसका कमेंट में आप बता दीजिए कि ऑक्सीजन और हीलियम का मास नंबर कितना होता है। ठीक है, अब कितना है ये भी कंफ्यूजन है कि मास नंबर एटॉमिक मास क्या है, 1 में उससे मल्टीप्लाई जब करते हैं तो वही मास नंबर एटॉमिक मास कहलाता है। तो बात तो एक ही है, तो इसका जो है कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए ऑक्सीजन और हीलियम का मास नंबर क्या होगा। ठीक है तो ऐसे जो है क्वेश्चन नंबर, ये सारे क्वेश्चन को इस तरीके से नोट कीजिए। देखते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि सेम क्वेश्चन है जो पीछे बताए हैं, पर एक वो जो है एक बार कैसे आपको लिख करके आता है वो आप समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दोनों ही कि द कॉज ऑफ परमानेंट हार्डनेस इन वाटर विच फॉर्म ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम आयरन प्रेजेंट। तो बताइए ऑप्शन देख कर आप समझ गए होइएगा। क्लोराइड सल्फेट पहला ही ऑप्शन है। परमानेंट हार्डनेस यदि आ गया है तो कैल्शियम मैग्नीशियम आयरन का कौन सा, क्लोराइड एंड सल्फेट जो है उसका फॉर्म जो है मिक्स रहता है वाटर के साथ में। ठीक है, तो ये आपको दोबारा रिक्वायल हो गया, रिपीट भी हो गया, साइड में बताए भी थे। ठीक है, तो समझिए। उसी तरीके से दूसरा भी बता दीजिए कि द कॉज ऑफ टेम्पोररी हार्डनेस इन वाटर विच फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम आयरन प्रेजेंट, यानी अब कौन सा प्रेजेंट होगा। तो आपको ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन क्लोराइड सल्फेट बाइकार्बोनेट, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट है कार्बोनेट नहीं, कार्बोनेट तो निर्दोष होता है। ठीक है, उसको तो ऐसा ही जो है समझ रहे हैं ना, वो नहीं होता है हार्डनेस, होता कौन सा है, बाइकार्बोनेट।
ठीक है, तो ध्यान रखना है सुन, इस तरीके से क्वेश्चन मतलब देखिए एक होता है ना कि जैसे आपको हम बता दिए साइड में, तो क्वेश्चन किस तरीके से लिखा हुआ एग्जाम में प्रेजेंट हो जाएगा सुन। तो ये जो लैंग्वेज भी है ना, तो बहुत सारा लैंग्वेज भी डायरेक्ट मैच करेगा सुन, ठीक है। तो डेफिनेटली आप इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, लगा लीजिए सारे क्वेश्चन और आपके क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 13 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केमिकल फार्मूला ऑफ सोप, यानी कि सोप जो वही साबुन, उसका केमिकल फार्मूला क्या होगा। अभी ये जो क्वेश्चन जो अभी अभी आ रहा है सुनसे, सब किसका है, वाटर का है, ठीक है। लगभग क्वेश्चन अभी वाटर का ही हम लोग देख रहे हैं, इसके बाद फिर से इंजीनियरिंग मटेरियल, उसी में फ्यूल लुब्रिकेंट भी आ जाएगा, ठीक है। वाटर का थोड़ा सा चैप्टर बड़ा है, ऑब्जेक्टिव इसमें ज़्यादा बन जाता है, ठीक है। तो सारे ऑब्जेक्टिव आपको दिख रहे होइएगा। ऑप्शन नंबर ए में कहा है सोप का जो केमिकल फार्मूला, वो कहा C17H35COONA, ठीक है। दूसरा कहा C17 यानी B H35COOK, ठीक है। ये यहाँ पे NH सोडियम हो गया और के क्या है, पोटासियम हो गया। तीसरा कहा है C12H22O11, और ऑप्शन डी में बोला कि ए भी सही है और ऑप्शन बी भी सही है। अब बताइए इस दोनों में जो है कौन सा करेक्ट है, ए है कि बी है, या ए और बी दोनों सही है, ठीक है। तो देखिए पहले तो ये तो पहले ऑप्शन नहीं होगा, C12H22O11। बताइए ये किसका फॉर्मूला है, ये तो शुगर का है ना, चीनी का, ठीक है। ये तो C12H22 किसका होता है, C12H22O11, ये होता है शुगर का, ठीक है, केमिकल फार्मूला होता है, ठीक है। तो अब आया ऑप्शन नंबर ए और बी में, देखते हैं कौन सा होगा। तो देखिए सोप का जो केमिकल फार्मूला होता है वो ऑप्शन ए भी करेक्ट है और ऑप्शन बी भी करेक्ट है, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही है, ठीक है। तो हम ऐसे नहीं ना लगाएंगे, ऑप्शन ए नहीं ना लगाएंगे, कौन सा ऑप्शन लगाएंगे क्योंकि डी में दोनों दिया ही हुआ है कि ऑप्शन डी हम टिक मार्क कर देंगे कि सोप का जो है ए भी ऑप्शन सही है और बी भी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए ए और बी, अब आपको ये याद रखना है कि अगर सोप का जो है केमिकल फार्मूला पूछा तो उसमें याद रखिए, अगर मान लीजिए कोई ऑप्शन में कोई एक ही दे दे, मान लीजिए तो ऑप्शन में कोई एक दे दे, एन दे दे सिर्फ, ठीक है, एन वाला C17H35COONA दे दे, तो आप उसको करेक्ट आंसर मान लीजिए। बाकी अगर ये नहीं रहे तो, या ऑप्शन में इसी को दे दे, ये नहीं रहे, ठीक है, तो वहां वो भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो हमने उस दोनों को ही ला लिया है ताकि जो आपका दोनों फॉर्मूला जो है सोप का एक साथ में ही कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से देखिए ये जो पैटर्न जो बना दिए हैं, इस पैटर्न पे ही जो है वर्क करना है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर यदि 13 देख ही लिए तो क्वेश्चन नंबर जो है 14 के तरफ मूव करते हैं। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, कि द फुल फॉर्म ऑफ EDTA इज। आप पढ़े होइएगा EDTA मेथड से जो है 3-4 मेथड होता है जिससे परमानेंट हार्डनेस को रिमूव किया जाता है, तो उसमें एक मेथड ये भी है EDTA मेथड। अब उसमें क्वेश्चंस पहला क्या बन गया कि EDTA का जो फुल फॉर्म बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए में कहा कि ऑप्शन नंबर ए है इथिलीन डाई अमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है। बड़ा इसका थोड़ा ऑप्शन बड़ा करीब करीब रहता है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन बी में कहा इथिलीन डाई अमाइन ट्राई एसिटेट, ठीक है, ये भी देखिए EDTA को फॉलो कर रहा है, ये भी देखिए EDTA को फॉलो कर रहा है, जो इसका फुल फॉर्म है उससे स्टार्ट हो रहा है। ऑप्शन सी भी देखिए फॉलो कर रहा है इथिलीन डाई अमाइन ट्राई एसिटिक एसिड, देखिए यहाँ टेट्रा है, यहाँ ट्राई है, ठीक है, ध्यान रखना है। और ऑप्शन डी में कहा कि इथिलीन डाई एसिटेट ट्राई अमाइन, ठीक है। ये क्वेश्चन में कहा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी में कहा है, ठीक है, इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 14 का। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका ए है, इथिलीन डाईअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है। सो ये ध्यान रखना, यहाँ टेट्रा है, ठीक है, इथिलीन डाईअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो आप जैसे होता है ना कि किसी किसी क्वेश्चंस में जो है ना उसका वो पकड़ते हैं, जैसे ना तो कुछ पॉइंट्स पकड़ लिए कि हाँ ये सही होगा, वैसे तो आप इसको याद ही कर लीजिए इथिलीन डाईअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, पर कभी क्लू में भी रखा कीजिए कि टी जो यहाँ पे टी स्टैंड फॉर टेट्रा, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा स्मार्टनेस आ जाएगा, कभी थोड़ा सा माइंड से स्किप भी किया तो आप इस तरीके से इस चीज़ को याद रख सकते हैं,
ठीक है। तो आइए इसी तरीके से इसको ध्यान रखिए। अब देखिए इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन नंबर 15 दे दिए कि द फुल फॉर्म ऑफ ईडीटी, दोबारा नहीं नहीं ये ईडीटीए नहीं होगा, ये होगा ईबीटी। ठीक है, यहाँ पे इसको सुधार लेना है, ईबीटी। वो इसको लिख रहे होंगे ना तो बाई मिस्टेक इसमें लिखा गया होगा ईबीटी। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस क्यों दिए सुन, क्योंकि ईडीटीए तो पूछा हुआ है, प्रीवियस में पूछा हुआ, हो सकता है पूछ भी दे रिपीटेड। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना कि रिपीटेड क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में रहते हैं, जो ऑब्जेक्टिव का रिपीटेड है वो भी रहता है, तो वो सब हम मैनेज कर देंगे, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब इसी से रिलेटेड दिए ईबीटी का फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, तो ये भी ईडीटीए मेथड में ही आता है। आइए ऑप्शन नंबर पहले चेक कर लेते हैं कि इरिक्शन ब्लैक टी। ठीक है, इरिक्शन ब्लैक टी। ऑप्शन बी में इरिक्रोम ब्लैक टी। ठीक है, ऑप्शन सी में इथेन ब्लैक टी। ठीक है, तो इसका पहले देख लेते हैं करेक्ट जो आंसर होगा ये होगा इरिक्रोम ब्लैक टी, यानी ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन, इरिक्रोम ब्लैक टी। ठीक है, ये ईडीटीएम मेथड में ही इसको भी यूज किया जाता है, प्रिसिपिटेट के टर्म्स में इसको जो है इंडिकेटर है वो यूज किया जाता है। तो या तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछ दे ईडीटीए, और नहीं तो दूसरा अगर पूछेगा तो क्या पूछ सकता है, ईबीटी, विच इज स्टैंड फॉर, ई स्टैंड फॉर इरिक्रोम, बी स्टैंड फॉर ब्लैक एंड टी एंड सिर्फ टी। ठीक है सर, तो इस तरीके से ये इस क्वेश्चंस को भी साइड में इस क्वेश्चंस को भी एक बार जो है मेंशंस कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इस स्लाइड में भी, लिखिए एसेंस इसको एक बार। एसेंस क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि द केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज, यानी कि इसमें कहा कि द केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग, केमिकल फार्मूला माने ब्लीचिंग पाउडर का क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है CaCl2, बी में दिया है CaOH का होल 2, ऑप्शन सी में दिया है CaOCl2 और ऑप्शन डी में दिया है CaCO3। ठीक है, यानी उसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। करेक्ट है सर। तो अब देखिए सर, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा केमिकल फॉर्म ऑफ ब्लीचिंग पाउडर का वो होगा CaOCl2, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया, CaOCl2। इसको ऐसा आपको थोड़ा सा याद रखने का तरीका बता देते हैं कि कैसे याद रखते हैं। देखिए इसको हम कैसे याद रखते हैं, जैसे यहाँ पे है CaOCl2। ठीक है, इसको ऐसे लिखिए काओ कल कल, तो देखिए काओ कल कल दूगो क्लोरीन तो मिल करके Cl2 बन गया, यानी ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा काओ कल कल, यानी CaOCl2 CaOClCl। ठीक है, ऐसे याद रखिए सुन, तो इस तरीके से याद रखने में भी आपको आसानी हो जाएगा। ठीक है सुन, तो इस तरीके से ध्यान रखें। तो आइए क्वेश्चन नंबर 16 तो हो गया, 17 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, कि जर्मन सिल्वर कंटेंस फॉलोइंग मेटल्स, कि जर्मन सिल्वर कौन कौन सा मेटल्स कंटेंस करता है। ठीक है, ऑप्शन ए में कहा सिल्वर, कॉपर, जिंक, निकेल, कॉपर एंड सिल्वर। ठीक है, ऑप्शन सी में कहा सिल्वर, एल्यूमिनियम एंड जिंक, ऑप्शन डी में कहा निकेल, कॉपर एंड जिंक। तो देखिए इसमें देख रहे हैं 3 ऑप्शन में सिल्वर है, बुला रहा है। ठीक है, किसी आइए मार्क कर दीजिए, तो बुला रहा है लेकिन जाना नहीं है। ठीक है, समझे ना मेरे मजनू टाइप स्टूडेंट। ठीक है, तो ये ध्यान रखे कि जर्मन सिल्वर में सिल्वरे नहीं होता है। ठीक है, इसमें सिल्वर होता ही नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसमें जो सिल्वर नहीं होगा वो वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो मजनू टाइप स्टूडेंट्स ध्यान रखे, हंसना तो हर एक लड़की का अदा है, जो इसे लव समझे वही सबसे बड़ा गधा है। आई थिंक दिस इज द टाइम टू अचीव योर गोल, दिस इज द टाइम टू मैनेज योर गोल, and this is the time to hard working. I think you understand very well what I want to say. Do you understand? तो बताइए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा 17 का डी। देखिए इसमें सिल्वर तो है ये नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी निकेल, कॉपर और जिंक जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना मजनू टाइप स्टूडेंट। आइए ब्रास कंटेंस फॉलोइंग मेटल्स, क्वेश्चन नंबर 18 में पूछ दिया कि ब्रास जो है कौन सा मेटल कंटेंस करता है। तो ब्रास जो है पहले ऑप्शन देखिए सिल्वर, कॉपर, कॉपर जिंक, निकेल कॉपर और डी में है एल्यूमिनियम एंड जिंक। करेक्ट है,
इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो जो ब्रास है एसेंस वो कंटेंस करता है बी, यानी कि जो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉपर और जिंक कंटेंस करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 में है कि हेमेटाइट एंड सिडेराइट इज एन ओर ऑफ। क्वेश्चन कहा कि हेमेटाइट और सिडेराइट जो है वो किसका ओर है। ओर जानते हैं ना एसेंस की जो बड़ी कम खर्च में जो है आप किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट कर ले, ठीक है, उस मिनरल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ओर्स बोलते हैं। तो इसमें बहुत ही, अब देखिए इसे दो क्वेश्चन साथ में ला दिए। एक्चुअली इसका ऑप्शन देख लेते हैं पहले कि ऑप्शन ए में जो है एल्यूमिनियम, बी में कॉपर, सी में आयरन और डी में सिल्वर। ठीक है, 4 ऑप्शंस आपको दे दिया है। अब बताना है कि अब ये दोनों हेमेटाइट भी और सिडराइट भी दोनों ही जो है और किसका एसेंस, आयरन का, यानी हेमेटाइट एंड सिडराइट इज द ओर ऑफ आयरन। ध्यान रखना है एसेंस इस चीज को जो है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो गया एसेंस। ठीक है, अब उसी तरीके से आइए एसेंस आगे बढ़ते हैं, बढ़ते रहेंगे आगे एसेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, द इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एमालगम इज। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एमालगम का ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उसका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होगा। ऑप्शन में दिया मरकरी, मरकरी का Hg से लिखते हैं। ठीक है ना, इसका फुल नेम क्या हो जाएगा, मरकरी। ठीक है, ये Hg और ये आयरन, एल्यूमिनियम और CO का मतलब हो गया कोबाल्ट। ठीक है, तो इस 20 नंबर क्वेश्चंस का जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एमालगम है वो एकदम स्टार मार करके याद लगा लीजिए सेंस, Hg है, मर्क्यूरी है, क्योंकि मर्क्यूरी इसका क्या है सेंस, करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि द केमिकल फार्मूला ऑफ बॉक्साइड इज, यानी बॉक्साइड जो है वो एल्यूमिनियम का ओर होता है। ठीक है, अब उसी एल्यूमिनियम का ओर यदि बॉक्साइड है तो उस बॉक्साइड का जो है केमिकल फार्मूला क्या होगा। आई थिंक आप थोड़ा सा गेस कर भी लिए होइएगा, एल्यूमिनियम का ओर बॉक्साइड है। ऑप्शन में देखिए। ठीक है, इसमें तो एल्यूमिनियम है ही नहीं, CaCO3 हो गया, CaOH का होल टू। ऑप्शन तो सी ही एक ऐसा है जिसमें Al2O3.2H2O है। तो यानी ऑब्वियसली इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। और याद रखिए ये किसका ओर होता है, एल्यूमिनियम का। ठीक है, अभी सिडराइट और हेमेटाइट किसका था, आयरन का। ठीक है, तो उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 22 के तरफ कि द मेजर कंपोनेंट ऑफ फेरस एलॉय इज, यानी कि मेजर कंपोनेंट फेरस एलॉय का क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया कॉपर, बी में आयरन, सी में एल्यूमिनियम और डी में दे दिया है निकेल। ठीक है, अब निकेल है डी में। ठीक है सर, तो एक ध्यान रखिए एलॉय का जो है मतलब जो है फेरस एलॉय का वो मेजर कंपोनेंट जो होता है वो आयरन होता है। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन नंबर जो है बी जो है क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर हो गया। अब बात आती है एलॉय, थोड़ा सा आपको 2 पॉइंट्स बताते हैं, 2-3 पॉइंट्स। एलॉय जो होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स का होता है। ठीक है, बहुत सारे मेटल्स को कंबाइन करके एलॉय बनाया जाता है। ठीक है, अब एक्चुअली एलॉय क्यों बनाया जाता है, एक्चुअली एलॉय इसलिए बनाया जाता है कि जैसे ब्रास हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, ये सब जो है ये इसलिए बनाया जाता है ताकि उसका जो है हार्डनेबिलिटी, हार्डनेस थोड़ा सा इंप्रूव हो जाए, क्रोजन रेसिस्टेंस इंप्रूव हो जाए, मैलिएबिलिटी बढ़ जाए, डक्टिलिटी बढ़ जाए। मैलिएबिलिटी मतलब ऐसा किसी को पीट पीट कर चादर बनाना जो होता है ना, सीट में कन्वर्ट करना, उसको मैलिएबिलिटी बोला जाता है। और डक्टिलिटी का मतलब हो गया वायर में ड्राइंग करना। जैसे जानते हैं ना 1 ग्राम गोल्ड को हम लोग 2 किलोमीटर तक जो है वायर में ड्राइंग कर सकते हैं, मतलब इतना खींच सकते हो 1 ग्राम गोल्ड को। सोचिए कितना डक्टाइल, मतलब एक तरीके से देखा जाए डक्टाइल बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो है डक्टिलिटी प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक है ना, इस चीज़ ध्यान रखें। तो ये सब को जो मिला करके जो है एक मेटल का हम लोग जो बनाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलॉय बोल देते हैं। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट रोल फैक्टर करता है। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 23 के तरफ मूव करते हैं। ठीक है, आइए 23 का एनोड, कैथोड, ऑप्शन सी में ए एंड बी और डी में नॉन ऑफ दिस। ठीक है ना, मजनू टाइप माइंड में आ रहा है ना स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है। दिस इज अ टाइम टू ग्रो योर नॉलेज। ठीक है सर, तो
क्वेश्चन नंबर 23 में कहा कि इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस में जो इम्प्योर मेटल है, ठीक है, वो किस पे डिपोजिट होता है, कैथोड पे होता है कि एनोड पे होता है। तो इसमें ध्यान रखिए, इम्प्योर जो डिपोजिट होता है ना वो बी यानी कैथोड पे डिपोजिट होता है। ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रोरिफाइनिंग प्रोसेस में इम्प्योर अगर कैथोड पे हो रहा है तो आप सोच करके खुद बता दीजिए कि प्योर फिर किस पे होगा। यानी कि जब प्योर मेटल अगर यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता तो ऑप्शन क्या हो जाता है, सुन ऑप्शन ए हो जाता, एनोड पे होता। यानी कि प्योर रहेगा प्योर मेटल तो एनोड पे जाएगा इलेक्ट्रोरिफाइनिंग प्रोसेस में। लेकिन अगर जो है इम्प्योर की बात करें, इम्प्योर मेटल मतलब इम्प्योरिटी, तो वो किस पे चला जाएगा, कैथोड पे चला जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से एकदम माइंड में सेट कर लेना है सारी चीजों को जो है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसी तरीके से आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। अच्छा देखिए, इसमें कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, कुछ जो है केमिकल इस तरीके का ही इसमें फार्मूला से ही क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल बेस्ड इसमें नहीं आता है। बहुत मतलब ना के ना ही आता है, बस ये समझ लीजिए। ठीक है, तो इसीलिए आते हैं ऑप्शन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 24 पे कि बेकेलाइट काफी इंपॉर्टेंट है। बेकेलाइट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फिनॉल बाय रिएक्टिंग विद। क्वेश्चन कहा जो बेकेलाइट है वो ऑब्टेन्ड जो होता है मतलब मिलता है वो किसके किसके रिएक्शन से, यानी कहा कि फिनॉल किसके साथ रिएक्ट करता है। तो जो फिनॉल है ऑप्शन ए में है CH3OH मिथाइल अल्कोहल, CH3COOH इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं, HCHO फॉर्मल्डिहाइड, और डी में जो है CH3COCH3 ये कीटोन ग्रुप है। ठीक है, इसको एसीटोन भी बोला जाता है। ठीक है, तो कहा कि फिनॉल किसके साथ रिएक्ट करके बेकेलाइट बनाया, तो फिनॉल जो है वो फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके बेकेलाइट बना देता है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो गया। ठीक है, तो फिनॉल किसके साथ रिएक्ट किया, बेकेलाइट। तो फिनॉल का भी देख लीजिए क्या होता है, कैसे इसका स्ट्रक्चर बनता है। तो देखिए इस तरीके से, ये देख लीजिए एक बेंजीन बना दीजिए। बेंजीन अगर बीच में आप गोल कर दिए तो ये बेंजीन हो गया, और इस पे एक OH जोड़ दीजिए। ठीक है, और इसके साथ ये रिएक्ट करेगा किसके, फॉर्मल्डिहाइड HCHO के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बना लेगा, बेकेलाइट बना लेगा। तो ध्यान रखिए इसको हम लोग बोलते हैं फिनॉल। ठीक है, और इसका नाम हो गया फॉर्मल्डिहाइड। ये सब याद रखना है, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, और कोई रेड एंट जो है अगर जो है बाइट कर लेता है, रेड एंट जो खासकर मैंगो आम के पेड़ पे रहता है तो वो बाइट कर लेता है तो बॉडी में कौन सा जो केमिकल इंजेक्ट कर देता है तो फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो ध्यान रखना फॉर्मिक एसिड वो बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। करेक्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 हो गया, 25 भी देख लेते हैं कि द मोस्ट कॉमनली यूज इन वल्केनाइजिंग एजेंट। ये सब इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में आएगा कि इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है ज़्यादा कौन इंपॉर्टेंट है, वल्केनाइजिंग एजेंट। तो देखिए वल्केनाइजिंग आते ही आप एक चीज़ माइंड में सेट कर लीजिए, क्या, तो सल्फर। ठीक है, अब ऑप्शन में सल्फर खोज लीजिए। पहला में क्लोरीन, दूसरा में ही सल्फर है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो गया। सी में क्या है, आयोडीन, और डी में क्या है, ग्रेफाइट। ठीक है, तो इसका सल्फर जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। यानी कि जो मोस्ट कॉमनली जो अगर हम लोग बात करें एलिमेंट का जो यूज करते हैं वो हमारा क्या हो गया, सल्फर हो गया। किसके लिए, वल्केनाइजिंग के लिए। ठीक है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस क्वेश्चन को लिखिए, ये सब बगल वाला भी लिख लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, द फॉर्मूला ऑफ क्रायोलाइट इज, यानी कि फॉर्मूला ऑफ क्रायोलाइट क्या कह रहा है। ठीक है, अब ध्यान देना है कि जो क्रायोलाइट का जो फॉर्मूला है ऑप्शन ए में पूछा, Na दिया हुआ है Na3AlF6 CF2Cl2 CaOH का होल 2 और Al2O3। ठीक है, तो याद रखना है क्रायोलाइट का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है Na3AlF6। ध्यान रखना है, इसको याद रख लीजिए, डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्रायोलाइट का क्या होगा केमिकल फॉर्मूला, Na3AlF6। करेक्ट है सर। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मूव करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर जो है 27 के तरफ बढ़ते हैं सर। कहा कि द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट इज। ठीक है, अब सोच करके बताइए, जो देखिए मोस्ट एबंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाला मेटल कौन सा होगा। ठीक है, बताइए सर, ऑप्शन दिए हुआ है कॉपर,
आयरन, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। ठीक है, ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है अर्थ क्रस्ट यानी अर्थ के अंदर जो है। तो सबसे ज्यादा जो है एल्यूमिनियम जो है पाया जाता है अर्थ क्रस्ट के अंदर, जैसे यानी कि ये सबसे फर्स्ट जो है सबसे ज्यादा है। ये उसी तरीके से सुन, जैसे क्वेश्चन नंबर 27 में हम लोग देख लिए कि इस तरीके से है। अब इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 तो हो ही गया, 28 देख लेंगे कि ऑक्टेन नंबर यूज्ड फॉर चेकिंग क्वालिटी ऑफ। देखिए सुन, दो टाइप का नंबर होता है, एक ऑक्टेन नंबर होता है सुन और दूसरा सीटेन नंबर होता है। तो एक चीज ध्यान रखिए, जो ऑक्टेन नंबर होता है वो बताता है पेट्रोल से रिलेटेड होता है। ठीक है, जो पेट्रोल होता है ना सुन, वो पेट्रोल से रिलेटेड होता है, और जो सीटेन नंबर जो होता है वो रिलेटेड होता है डीजल से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन देख लिए सुन, पहला ऑप्शन में क्या दे दिया, ऑक्टेन नंबर 20 डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, वेजिटेबल ऑयल। तो बताइए सुन, इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा कि सबसे किससे रिलेटेड अभी बताया सुन, पेट्रोल से रिलेटेड। ठीक है, यानी कि ऑक्टेन नंबर इज रिलेटेड टू या चेकिंग फॉर द क्वालिटी ऑफ किसका, पेट्रोल का। ठीक है, इस चीज को जो है ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 अच्छा एक और चीज 27 में आप बता सकते हैं सेंस कि अर्थ क्रस्ट में सेकेंड मोस्ट एबंडेंट मेटल कौन सा होगा। जैसे ये तो सबसे ज्यादा होगा, फर्स्ट हो गया सुन, सेकेंड की यदि बात करेगा तो वो सेकेंड मोस्ट एबंडेंट मेटल है, उसका नेम है आयरन। आयरन जो है ये सेकेंड है, सेकेंड मोस्ट abundant मेटल इन किसमें सेंस, अर्थ क्रस्ट में। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान में इसको भी रखे रहिए, इस तरीके से इसको भी लिखते रहिए। ठीक है, तो सेकंड मोस्ट हो गया ये, अब फर्स्ट में तो एल्यूमिनियम है ही है। ठीक है, आइए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा ये एसेंस उसमें चल गया, कुछ जो फ्यूल और लिब्रिकेंट का भी क्वेश्चन अब आना शुरू हो जाएगा एसेंस। ठीक है, उसमें मिल जाएगा आपको बहुत सारा क्वेश्चन जो है। ठीक है, अब थोड़ी उसमें जो है ये आ गया एसेंस, ये फ्यूल और लिब्रिकेंट का ही है ना, इधर से ऑक्टेन नंबर, सीटेन नंबर, फ्यूल में आ गया एसेंस। ठीक है, तो आइए एसेंस क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहा कि ऑक्टेन नंबर, हाँ ये क्वेश्चन से स्टार मार्क लगाइए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ऑक्टेन नंबर ऑफ आइसो ऑक्टेन, ध्यान दीजिए, आइसो ऑक्टेन एंड 2,2,4 ट्राई मिथाइल नेफ्थालीन इज, यानी क्वेश्चन कहा कि आइसो ऑक्टेन और 2,2,4 ट्राई मिथाइल नेफ्थालीन जो है इसका ऑक्टेन नंबर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो इसका जो है ऑप्शन दिया 0, 50, सी में 1 और डी में जो है 100। तो इसका याद रखिए सुन, एकदम VBI है, इसका 100 हो जाएगा। यानी कि जो है आपका आइसो ऑक्टेन, ठीक है, और 2,2,4 ट्राई मिथाइल नेफ्थालीन का जो है ऑक्टेन नंबर जो होता है वो 100 के बराबर होता है। ठीक है, अब इसी में आप चाहे तो एक और लिख सकते हैं, एक और आता है सो नॉर्मल हेप्टेन। ठीक है, एक और बता देते हैं, नॉर्मल हेप्टेन। ठीक है, अब नॉर्मल हेप्टेन का आता है सो इसका जो है ऑक्टेन नंबर होता है वो 0 होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी नॉर्मल हेप्टेन का ऑक्टेन नंबर कितना होगा, ऑक्टेन नंबर 0 होता है। तो साथ में इसको भी ध्यान में रखिए, इसको भी ध्यान में रखिए। ठीक है, इसके साथ में जो है। ठीक है, तो आइए इसी तरीके से जो है क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, कि सीटेन नंबर ऑफ अल्फा मिथाइल नेफ्थालीन इज। अब सीटेन नंबर रिलेटेड टू किसके होता है, सीटेन नंबर रिलेटेड टू डीजल। अब क्वेश्चन में पूछ दिया कि बताइए सीटेन नंबर ऑफ अल्फा मिथाइल नेफ्थालीन क्या होगा। तो इसमें ऑप्शन दे दिया, फिर से वही ऑप्शन है 0, 50, सी में 1 और डी में जो है आपका 100 है। ठीक है, तो इसमें जो है जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0। यानी कि अल्फा मिथाइल नेफ्थालीन का आपका जो है ऑक्टेन नंबर होता है वो 0 के बराबर होता है। ठीक है, ठीक है। अब इसमें एसेंस अगर और कोई इसमें हो सकता है क्या माइंड में, अगर इसका आना चाहिए, एक होता है सो नॉर्मल हेक्साडिकेन, ये लिख लीजिए तो एसेंस काफी इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल हेक्सा डिकेन। ठीक है, इसका होता है सीटेन नंबर, किसका था, सीटेन ही नंबर था ना, हाँ बिल्कुल, सीटेन
नंबर जो होता है सेंस वो होता है 100। ठीक है, ये साइड में इसको भी लिख लीजिए, यानी कि अल्फा मिथाइल नेप्थालीन का 0 और नॉर्मल हेक्साडिकेन का ऑक्सीटेन नंबर 100 के बराबर हो गया। ठीक है, इस दोनों में से क्वेश्चंस एक क्वेश्चंस आपका आने का पूरा चांसेस है एग्जाम में। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चंस को लिख लीजिए। अब एक और इसका लास्ट स्लाइड आएगा और हमारा टोटल ऑब्जेक्टिव इसमें कंप्लीट होंगे। तो इसको पूरा को इस तरीके से एक बार पूरा कंप्लीट कीजिए। तो लिखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल का यूनिट क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया न्यूटन पर केजी, किलो कैलोरी, जूल पर केजी, और डी में दिया है वाट पर केजी। ठीक है, जो कैलोरीफिक वैल्यू का करेक्ट जो यूनिट होगा वो होता है जूल पर केजी, यानी कि इस क्वेश्चंस का 31 क्वेश्चंस का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जूल पर केजी। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। और कैलोरीफिक वैल्यू जो है, जो मेजर करने का जो मतलब किस डिवाइस से हम लोग मेजर करते हैं वो होता है बम्प कैलोरीमीटर से। बम्प कैलोरी में आई थिंक इसमें क्वेश्चन एक डाले होगा भी है। देखिए 34 में है। ठीक है, वो तो दूसरा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे जो लिखे ना बम्प कैलोरीमीटर, तो ये बम्प कैलोरीमीटर से कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सॉलिड का भी मेजर करते हैं और जो है लिक्विड का भी मेजर करते हैं, तो ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहले तो इसका यूनिट हम लोग देख लिए कैलोरीफिक वैल्यू का, जूल पर केजी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 31 32 देखते हैं कि ध्यान दीजिए। थोड़ा सा इजी क्वेश्चंस जो डेटा वाइज जो क्वेश्चंस है ना उसको थोड़ा सा हम लोग जल्दी निकाल देंगे। ठीक है, वैसे तो ये लास्ट ही स्लाइड है। ठीक है, विच काइंड ऑफ ऑयल यूज फॉर वॉचेज। जो वॉच होता है ना, तो वॉच में जो ऑयल हम लोग डालते हैं वो किस प्रकार का होता है, ये क्वेश्चन में पूछ दिया। ठीक है, तो ये जो है आपका पहला ऑप्शन ग्रीस, बी में पाम ऑयल, सी में केरोसिन ऑयल और डी में जो है हेजलनट ऑयल। ठीक है, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि जो है हेजलनट ऑयल जो है, जो हम लोग किस में वॉचेज में जो है यूज करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखिएगा, हेजलनट ऑयल को जो है। ठीक है, आइए तो इस तरीके से ये फ्यूल एंड लुब्रिकेंट का सारा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, थर्ड जो है चैप्टर, मतलब इसमें का जो है लास्ट जो चैप्टर है। हाँ, आइए क्वेश्चन नंबर 32 तो हो ही गया, तो क्वेश्चन नंबर 33 भी देख लेते हैं कि इन एक्शन ऑफ कैल्सिनेशन प्रोसेस द ओर इज हीटेड इन। मतलब कहा कि जो कैल्सिनेशन प्रोसेस है तो ओर को जो हीट करते हैं इन, ऑप्शन ए में है द ऑब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, ऑप्शन ए में प्रेजेंस ऑफ एयर है। ठीक है, बी में है द ऑब्सेंस ऑफ एयर, सी में है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, लिख देते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, और डी में है नन ऑफ दीज। यानी कि जो देखिए दो टाइप का प्रोसेस होता है। पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं जो कैल्सिनेशन जो प्रोसेस होता है, एकदम स्टार मार्क कर लीजिए, ये ऑब्सेंस ऑफ एयर के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, यानी कि जो कैल्सिनेशन प्रोसेस हुआ ऑब्सेंस ऑफ एयर के प्रेजेंस में। अब देखिए दो टाइप का प्रोसेस होता है, एक होता है कैल्सिनेशन और दूसरा याद रखिए रोस्टिंग। ठीक है, रोस्टिंग, एक ये होता है ROSA, रोस्टिंग प्रोसेस, ये याद रखिए। तो ये जो होता है ये प्रेजेंस ऑफ एयर में होता है, यानी कि कैल्सिनेशन ऑब्सेंस ऑफ एयर के में होता है, कोई एयर का वहाँ प्रेजेंट नहीं होगा, ऑब्सेंस रहेगा। ठीक है, अनुपस्थिति में। ठीक है, और ये जो रोस्टिंग होगा ये होगा प्रेजेंस ऑफ एयर के, प्रेजेंस ऑफ एयर। तो ये दोनों ही ध्यान रखिए। वैसे भी थोड़ा सा ट्रिक से भी आप समझते हैं क्या, रोस्टिंग जो रोस्ट नहीं किया जाता किसी भी चीज़ को, उसको उसी को ये बोल रहा है कि रोस्टिंग किसके प्रेजेंस में जो है आपका होता है। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 पढ़िए क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ मूव करते हैं कि इन बम्प कैलोरीमीटर कमा द फ्यूल बर्न्ड एट। कहा कि जो बर्न कैलोरीमीटर से जो हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल मेजर करते हैं जैसे सॉलिड या लिक्विड का, तो उसमें कहा कि वो
किसके उस पे होता है, कौन से, एट अ कांस्टेंट प्रेशर पे होता है ऑप्शन ए में, या कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है ऑप्शन सी में, या कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, या ऑप्शन डी में क्या है, कांस्टेंट इंट्रोपी पे होता है। ठीक है, ये बताना है कि कौन से जो है इसमें क्या कांस्टेंट रहता है। सुन, तो इसका जो है ऑप्शन जो हो जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो याद रखिए बम कैलोरीमीटर में जो फ्यूल को जो हम लोग एक जो ओवन जो उसमें बना होता है उसके बीच में जो रखा होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पे जो है वो वर्क करता है। ठीक है, तो ये इसमें ध्यान रखना है। हाँ, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। आइए उसी तरीके से देख लिए 34 भी क्वेश्चन देख लिए, 35 भी देखते हैं कि द टेम्परेचर एट विच, देखिए ये वाला देखिए, द टेम्परेचर एट विच ऑयल कीजेज टू फ्लो इज कॉल्ड। अच्छा, ये उसका आ गया फायर पॉइंट, क्लाउड एंड पोर और फायर पॉइंट जो पढ़ाए थे उसमें कहा ये कहा कि जो मतलब एक टेम्परेचर पे जो है क्वेश्चन बोला कि ऑयल कीज टू फ्लो हो रहा है, मतलब फ्लो होना स्टार्ट हो रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, बी में है ट्रिपल पॉइंट, सी में है पोर पॉइंट, और डी में ऑप्शन दे दिया है क्लाउड पॉइंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का यदि हम करेक्ट ऑप्शन देखें तो 35 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, पोर पॉइंट। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि द टेम्परेचर एट विच ऑयल कीजेज टू फ्लो इज कॉल्ड पोर पॉइंट। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे ये सब जो लाइन जो आप जो देख रहे हैं ना ऑब्जेक्टिव में जितने भी क्वेश्चन, अब यदि ये सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चंस आता है ना तो वहां से आप इसको उसमें ऐड करके लिख सकते हैं। जैसे होता है ना ऑब्जेक्टिव माइंड सेट है, ऑब्जेक्टिव का ये पॉइंट जैसे अब देखिए यहाँ पे एक पूरा डेफिनेशन टाइप से नहीं होगा कि टेम्परेचर एट विच ऑयल कीजेज टू फ्लो इज कॉल्ड पोर पॉइंट, तो आपका जो नहीं आता शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो आता है तो इस वाले ऑब्जेक्टिव काफ़ी आपको हेल्प करेगा उसको जो है सॉल्व करने में। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा और साथ में जो सब्जेक्टिव में भी जो इसका बहुत सारा हेल्प हो जाएगा। जैसे यूनिट वगैरह लिखना, उसमें लाइन आप बढ़ा सकते हैं, यूनिट लिखना, जो बहुत सारा यूनिट हम लोग देख रहे हैं उसका कुछ एग्जाम्पल लिख देना, तो और कुछ इससे जो है स्मार्टनेस भी माइंड में सेट रहता है कि किस तरीके से पॉइंट आएगा, और उसी तरीके से आप उसको लगातार कॉन्सेप्ट बना करके रखना है। मतलब ये जो टारगेट है आउट जो है जो ऑब्जेक्टिव का था वो हम लोग यहाँ पे जो है कंप्लीट करने वाले हैं। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको लगभग एग्जाम के देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए पहले एक लास्ट क्वेश्चन और है, इसको देख लेते हैं हम लोग कि इफ टेम्परेचर ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल इंक्रीजेज देन विस्कोसिटी, मतलब ये बोला कि जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है उसका टेम्परेचर हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो विस्कोसिटी क्या होगा। ऑप्शन ए में है इंक्रीज होगा, इंक्रीजेज, बी में है डिक्रीजेज, सी में है रिमेन्स कांस्टेंट, और डी में है नन ऑफ दिस। ठीक है, अब बताइए इसमें क्या होगा। ये विस्कोसिटी अप्लाइड फिजिक्स में आप पढ़े होइएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में जो है बल्क मैटर में जो है उसमें आया होगा। ठीक है, थर्मल प्रॉपर्टीज में भी ये देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए अगर एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे लुब्रिकेटिंग ऑयल का तो फ्लो बड़ी आसानी से होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में जब फ्लो आसानी से होता है तो विस्कोसिटी उसका कम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा डिक्रीजेज। अब कैसे पता चला, तो देखिए बताते हैं। जैसे आप एक ड्रॉप ले लीजिए वाटर का, ठीक है, एक आध दो ड्रॉप ले लीजिए वाटर का, कोई दिक्कत नहीं है, और एक दो ड्रॉप ले लीजिए, एक ही ड्रॉप पे एक्सपेरिमेंट देख लीजिए, एक हनी का शहद मध जो होता है ना उसका एक ले लीजिए। अब देखिएगा वाटर जल्दी फैल जाएगा और हनी जो है नहीं फैलेगा, जल्दी फैलेगा वो भी लेकिन थोड़ा टाइम लेकर के फैलेगा। तो इससे ये पता चलता है कि विस्कोसिटी रसिस्ट द फ्लो ऑफ लिक्विड। ठीक है, यानी विस्कोसिटी रसिस्ट करता है फ्लो को, फ्लूइड के जो फ्लो को विस्कोसिटी रसिस्ट करता है, इसलिए हनी का विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि वो लेट फ्लो हुआ, और जो है आपका वाटर का विस्कोसिटी कम हो जाएगा। अब इसमें क्या पूछा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सिंपल सी बात है फ्लो तेज़ी से हो जाएगा, और फ्लो जब तेज़ी से ही हो जाएगा, फ्लो बढ़ जाएगा तो विस्कोसिटी तो कम ही होगा, क्योंकि वो तो विस्कोसिटी तो फ्लो को रसिस्ट करता है, रोकता है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पे फ्लो बढ़ जाएगा, और जैसे ही फ्लो बढ़ा तो विस्कोसिटी भी कम हो जाएगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन के देखिए ये सब कॉन्सेप्ट है,
तो उसी तरीके से जो विस्कोसिटी जो है 36 का जो है क्या होगा, विस्कोसिटी जो है डिक्रीज करेगा। यहाँ पे आइए सर, यहाँ पे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपका कंप्लीट कर दिए हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। आई होप ये आपको काफ़ी अच्छा वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा स्टूडेंट्स। आप लोग से स्टूडेंट्स यही है, रिक्वेस्ट ही है एक तरीके का कि स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा शेयर भी कर दिया कीजिए, लाइक तो कीजिए ही स्टूडेंट्स, इसको शेयर भी कर दीजिए दोस्त मित्र फ्रेंडों के पास जो है, ताकि जो है दूर दूर तक ये वीडियो पहुंचे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग देखते रहिए स्टूडेंट्स, शांति निकेतन चैनल पे बने रहिए। जो भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके एग्जाम से रिलेटेड आएगा वो हम जरूर कंप्लीट कराएंगे। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट करा दिए स्टूडेंट्स अप्लाइड केमिस्ट्री, और साथ में ही स्टूडेंट्स जाके देख लीजिएगा अप्लाइड फिजिक्स का भी जो है, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का जो है उसका भी ऑब्जेक्टिव हम करा दिए हैं। और ये सबको क्या कर, ये प्लेलिस्ट में जब जा करके चेक कीजिएगा तो वहाँ लिखा हुआ आएगा अप्लाइड फिजिक्स अप्लाइड केमिस्ट्री। तो वहाँ से अगर आपको वीडियो खोजने में दिक्कत है तो सीधे प्लेलिस्ट में चले जाइए शांति निकेतन चैनल के, और वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कीजिए तो वहाँ पे एक ही प्लेलिस्ट में सब वीडियो डाल दिए होंगे। अप्लाइड केमिस्ट्री में अप्लाइड केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव, और अप्लाइड फिजिक्स में अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट वाले में अप्लाइड फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव, ठीक है सर। तो वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है सर। इसी तरह से बने रहे सर, मिलते हैं सर फिर नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तब तक के लिए सर टाटा बाय बाय, सी यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए शांति निकेतन चैनल। थैंक यू।